गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 क्लास के BST यानी व्यवसायिक अध्ययन अध्याय 1 प्रबंध की प्राकृतिक एवं महत्व के बारे में पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम देखेंगे कि प्रबंध के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो पहला उद्देश्य है न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य है सामाजिक न्याय एवं मानवीय विकास करना। तीसरा उद्देश्य होता है नियुक्ति एवं कर्मचारी का विकास करना। चौथा उद्देश्य है श्रम पूंजी में समन्वय बनाए रखना। और पांचवा उद्देश्य है लक्ष्यों की प्राप्ति। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला उद्देश्य के बारे में देखते हैं। न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। यह व्यापार के उद्देश्यों पर आधारित होते हैं जिनमें यह प्रयास किया जाता है कि कम से कम लागत व समय में अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त किया जा सके। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी वस्तु हम बना रहे हैं तो उसमें लागत कम लगे और रिजल्ट हमको क्या मिले, ज़्यादा मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पेन बना रहे हैं और पेन बनाने में हम जब पेन बनाने लगे तो उसमें एक पेन बनाने में हमारा 5 रुपया खर्च हो रहा है, तो मैनेजमेंट का कर्तव्य होता है कि उस 5 रुपया को कम करें, और कम तो करें लेकिन क्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सके। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के प्रयोग से अच्छे परिणाम को प्राप्त करना ही प्रबंध का मुख्य लक्ष्य होता है। यानी कि जो मानव होते हैं, मानव क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी भौतिक संसाधन है उसका हम लोग किस प्रकार से प्रयोग करेंगे जिससे अच्छे से अच्छे परिणाम हमको प्राप्त होगा, यही मैनेजर का मुख्य लक्ष्य होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कपड़ा बना रहे हैं तो कपड़ा बनाने में हमें क्या लगता है, कपास लगता है। तो हम एक कपड़ा बनाने में हमारा कितना कपास लग रहा है उसको हमको कम से कम खर्च करना है। यही काम है मैनेजमेंट का, यही प्रबंध का पहला मुख्य लक्ष्य होता है। दूसरा आता है सामाजिक न्याय एवं मानवीय विकास। एक प्रभावी प्रबंध समाज में समृद्धि लाता है। देखिए, एक प्रभावी प्रबंध, जो अच्छा मैनेजर होता है ना, एक अच्छा प्रबंध करता होता है, वो समाज में समृद्धि लेके आता है। वो उन्नत पारिश्रमिक कार्य एवं उत्तम दशाएं व अन्य सुविधाएं से कर्मचारियों का विकास तो होता है। देखिए, वो क्या करता है कि जो भी कर्मचारी है उसको उन्नत पारिश्रमिक देता है, जितना वो काम कर रहा है उतना तो पैसा देता है, और कोई कर्मचारी ओवर टाइम काम करता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसा देना प्रबंध का काम होता है। दूसरा चीज़ है कि कार्य में उत्तम दशाएं, जब वो कार्य कर रहा है तो उनका उत्तम दशाएं और अन्य सुविधाएं देना भी प्रबंध का काम होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई कर्मचारी है, वो फील्ड में काम कर रहा है, फील्ड वर्कर्स है, तो उसको क्या करेगा, उसको गर्मी का दिन है टोपी वगैरह देगा, बरसात का दिन में है तो बरसाती देगा, और अगर कोई एम्प्लॉय है जो कंप्यूटर में बैठ रहा है तो वहाँ पे गर्मी का मौसम है तो फ़ैन लगाएगा, टाइम टू टाइम उसको चाय वगैरह देगा। तो इससे क्या होगा, कर्मचारियों का विकास होगा, साथ ही साथ वो क्या करेगा, उत्पादन भी ज़्यादा करेगा और वो परिकल्पना करेगा, और समाज के विभिन्न स्रोतों का विकसित भी किया जा सकता है। और इससे क्या होगा कि समाज के विभिन्न स्रोत का भी विकसित होगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति कंपनी से बाहर निकल रहा है या फिर मान लीजिए कोई बस वगैरह में बैठ के जा रहा है तो उससे पूछा जाएगा आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो बोल देगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल में कि हम टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं। तो टाटा कंपनी में क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है, उसको काम करने में कैसा लग रहा है, वो अपना अनुभव फील करेगा। वो अपना अनुभव दूसरे को अपना जो फील किया वो दूसरे को बताया। अब वो व्यक्ति का भी माइंड में आया कि नहीं, हमें भी वो कंपनी ज्वाइन करना है क्योंकि वहाँ ये फैसिलिटी है। तो इससे क्या हुआ, समाज का विकास हुआ। तो ये भी काम करना एक प्रभावी प्रबंध का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट है नियुक्ति एवं कर्मचारियों का विकास करना। इसमें हम लोग देखते हैं नियुक्ति एवं कर्मचारी दोनों समाज के अंग होते हैं। हम जो नियुक्ति कर रहे हैं कोई भी कर्मचारी को, तो कर्मचारी कहाँ से आ रहा है, समाज से ही आ रहा है, और इनके विकास से समाज का विकास होगा। अगर हम कर्मचारी का विकास करेंगे तो समाज का विकास होने लगेगा। प्रत्येक उपकरण, संगठन एवं व्यवसाय का उद्देश्य भी लाभ प्राप्त कर समाज का विकास करना होता है। देखिए, कोई भी कंपनी है या कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं तो वो क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है। जब वो लाभ कमाने लगता है तो समाज का विकास करता है। जैसे कि आप कोई भी कंपनी देखिएगा, वो पहले प्रॉफिट थोड़ा चाहता है कि हमको प्रॉफिट अर्न हो, फिर वो समाज का विकास करना चाहता है। कभी कभी कोई कंपनी देखिएगा कि बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि समाज का विकास हो सके। कहीं कहीं पे देखिएगा डस्टबिन दे रहा है। तो बहुत सारा चीज़ कंपनी क्या करती है, समाज को देते रहती है।
इस प्रकार प्रबंध को प्रयास करना चाहिए कि कर्मचारी नियुक्ति वर्ग का विकास अधिक से अधिक हो सके। और प्रबंध का ये काम होता है कि जो कर्मचारी है उसका अधिक से अधिक विकास हो सके। इसके लिए क्या करना है, श्रम पूंजी के मध्य समन्वय, जो श्रम है, जो मजदूर है और जो कैपिटल है उसके बीच में उसको क्या करना है, समन्वय बनाना है। कर्मचारी को प्रशिक्षण, समय समय पे कर्मचारी को ट्रेनिंग देना है। जैसे कि आप लोग देखिएगा प्रतिदिन कोई ना कोई नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो जो कर्मचारी है उसको नए टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगा तो वो कैसे उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा। तो उसके लिए उसे क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। पदोन्नति, उसको हर समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसको पदोन्नति करते जाए। उसका सैलरी आज वो 5,000 कमा रहा है तो कल उसको हम 6,000 करें। और दूसरी चीज़ है, वो पहले वो लेबर है तो लेबर से हम उसको क्या बनाएं, फील्ड कोऑर्डिनेटर बनाएं। इस तरह से हम उसका पदोन्नति करते जाएं। परिश्रमिक तथा संगठन के विकास की योजना से संबंधित कार्य करना, उसके लिए क्या करना चाहिए मैनेजमेंट को, परिश्रमिक और संगठन का किस तरह से विकास करेंगे इससे संबंधित योजना बनाना भी प्रबंध का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं श्रम पूंजी में समन्वय बनाए रखना। इसमें हम लोग देखते हैं किसी भी उपकरण के दो प्रमुख वर्ग होते हैं। कोई भी उपकरण है उसके दो प्रमुख हम लोगों को वर्ग मिलते हैं देखने को। पहला एक होता है श्रम, जो उपकरण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो श्रम होता है वो उपकरण के कार्य में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है और तथा जिसके हाथ में शक्ति होती है, और इन्हीं के हाथ में, मजदूरों के ही हाथ में क्या होती है, शक्ति होती है। अगर मजदूर नहीं रहेगा तो हम उत्पादन कैसे करेंगे। हमारे पास मजदूर होना चाहिए, श्रम होना चाहिए। दूसरा पूंजी दूसरा होता है पूंजी, जो उपकरण को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हमारे पास मजदूर मिल गया, अब हमारे पास पूंजी नहीं है तो हम रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आएंगे। रॉ मटेरियल लाने के लिए तो हमें पूंजी चाहिए। तो यही बोल रहा है, दूसरा में हमें क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। और तभी हमारा क्या, पूंजी भी हमारा क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन दोनों के मध्य समान संतुलन का होना आवश्यक है। श्रम और पूंजी, ये दोनों के बीच में हमें क्या करना है, संतुलन बनाना है, समान संतुलन बनाना है। ऐसा नहीं कि लेबर ज़्यादा हो जाए और हम उसको पैसा दे रहे हैं तो लेबर ज़्यादा हो गया, काम थोड़ा सा है तो आधा लेबर बैठ गया आधा टाइम में, तो इससे हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। तो हमें क्या करना है कि उतना ही लेबर रखना है और उतना ही पैसा लगाना है जितना ज़रूरत है, और बाकी जो पैसा हमारा बच गया तो उसको कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे, तो उससे हमें क्या होगा कि दूसरे जगह से हमको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये काम भी करना मैनेजर का काम होता है। समन्वय व संतुलन के बिना संतुलन बिगड़ सकता है। अगर हम समन्वय नहीं बनाएंगे तो हमारा जो बिजनेस है उसका संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और प्रबंधन को क्या करना चाहिए, इन दोनों के मध्य में हमेशा सदैव अच्छा काम करना चाहिए। हमारे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए और ना ही हमारे पास ज़्यादा लेबर होना चाहिए। ये दोनों के बीच में समन्वय करना भी मैनेजमेंट का काम होता है। नेक्स्ट आता है लक्ष्यों की प्राप्ति। किसी भी संगठन की स्थापना के कुछ उद्देश्य आवश्यक होते हैं। अब हम कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और इसको प्राप्त करने के लिए प्रबंध विभिन्न कार्य करता है। उस गोल्स को ही, वो उद्देश्य को ही प्राप्त करने के लिए मैनेजर क्या करता है, काम करता है। यह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, ये लक्ष्य हमारा कुछ भी हो सकता है। सड़क अगर बना के तैयार करना है तो वो भी हमारा गोल्स है। अब हमको कस्टमर बनाना है, बहुत ज़्यादा कस्टमर बनाना है, मान लीजिए कि हमारा 1 करोड़ कस्टमर बनाना है, तो ये भी हमारा गोल्स है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अतः व्यवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही प्रबंधन को संगठित किया जा सकता है। लेकिन हम लोग मैनेजमेंट कब करेंगे, जब हमारा व्यवसाय का लक्ष्य होगा तभी हम मैनेजमेंट करेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारा उद्देश्य व्यवसाय से संबंधित उद्देश्य होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमारा लक्ष्य है कि भाई उसको मार के फेंक दो, तो ये हमारा गोल्स नहीं हो सकता। हमारा गोल्स व्यवसाय से रिलेटेड ही होना चाहिए, अदर चीज़ों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और इससे आगे का वीडियो आपको कल मिल जाएगा। थैंक यू।